हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फार्मालॉजी। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोट्स अचीव करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। हम रिसेंटली बात कर रहे थे बी फार्मेसी थर्ड सेम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ये बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव का 4th पार्ट है। अगर आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले 3 पार्ट हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हक्कल रूल, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन रिएक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन ओरिएंटेशन, थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन एंड थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी। तो हम स्टार्ट करते हैं हक्कल रूल से। हक्कल गेव सर्टेन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द एरोमेटिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हक्कल ने कुछ रूल दिए थे जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिसिटी है या नहीं है। अब एरोमेटिसिटी होता क्या है? जो बेंजीन एंड अदर कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एक एरोमेटिक बिहेवियर शो करते हैं, उसको एरोमेटिसिटी बोलते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं उसी को डिटरमाइन करने के लिए हक्कल ने कुछ रूल्स दिए हैं जो इस प्रकार है। रूल नंबर 1, द मॉलिक्यूल और आयन मस्ट बी फ्लैट और प्लेनर। जो मॉलिक्यूल या आयन जो भी हम लेंगे वो फ्लैट होना चाहिए या प्लेन के साथ 180 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। इट शुड हैव साइक्लिक लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब कि जो हम कंपाउंड ले रहे हैं वो साइक्लिक होना चाहिए। पॉइंट इम्पोर्टेंट यही है कि वो साइक्लिक होना चाहिए, एलिफेटिक स्ट्रेट चेन नहीं होना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल शुड बी 4n+2 वेयर n = 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। अब यही बात गौर करने की, साइक्लिक भी हो गया पर उसके अंदर क्या एक एंटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि हम उसको एरोमेटिक बोले। उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4n+2 की रेंज में होने चाहिए। n को हम 0 1 2 3 4 पुट कर सकते हैं। मतलब किस टाइप से होना चाहिए वो, n को अगर हम 0 पुट करते हैं तो वेयर 2 6 14 इस टाइप की काउंटिंग में होनी चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन। The pi electron cloud should encompass all the carbon atoms of the cyclic system। जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कार्बन एटम जो हम साइक्लिक सिस्टम लेंगे उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रोपोन इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है। अगर हम एक डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं तो वहाँ पर हमको 2 पाई इलेक्ट्रॉन रिसीव होते हैं। तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है तो हमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन मिले? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 4n+2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इस वजह से ट्रोपोन एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे ही एंथ्रासीन देखिए, इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड है ये काउंट किए। पहले ये साइक्लिक कंपाउंड है, उसके बाद ये 4n+2 की कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कितने डबल बॉन्ड है आप ये काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ये 4n+2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है एंथ्रासीन, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। उसके बाद बात करें साइक्लोऑक्टाटेट्रेन की, इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड है मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन ये 4n+2 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। ये साइक्लिक तो है पर 4n+2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। अगला कंपाउंड देखते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कैसे क्रिएट करेगा? तो यह भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन ओरिएंटेशन। यह क्वेश्चन यूजुअली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह 5 मार्क्स और 10 मार्क्स दोनों में आ सकता है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन ओरिएंटेशन। आप सब जानते हैं बेंजीन हैज़ 6 हाइड्रोजन एटम विच ऑल आर इक्वल।
बेंजीन के पास 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं और हाइड्रोजन एटम है तो सब इक्वल होंगे ही। फिर हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम होता है C6H6। इफ़ वी रिप्लेस एनी वन हाइड्रोजन एटम बाय ए सब्स्टिट्यूएंट इट गिव्स अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अगर हम किसी एक हाइड्रोजन एटम को किसी सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस करते हैं तो वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन होता है। मतलब हाइड्रोजन को हटाकर किसी और एटम को लगाना। A second substituent can occupy any of the remaining 5 positions in monosubstituted benzene। अगर हम उसके अंदर एक और सब्स्टिट्यूएंट एक और चेंजमेंट करते हैं तो वो बेंजीन में बचे हुए किसी भी 5 पोजीशन पे आ सकता है। एक पोजीशन पर तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बना, पर बाकी 5 पोजीशन रह गई बेंजीन में, तो वहाँ पर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट अक्कर हो सकता है। इट इम्प्लाइज एट ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन एज अकॉर्डिंग टू ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट। और वो ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन पर हो सकता है, पर यह डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप पहले प्रेजेंट है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स मतलब दीज ग्रुप्स अफेक्ट द ओरिएंटेशन बाय डायरेक्टिंग द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। मतलब अगर ये ग्रुप प्रेजेंट हैं तो जो इनकमिंग ग्रुप आएंगे सेकेंडरी सब्स्टिट्यूशन में उनको ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर करेंगे। वो ग्रुप्स कौन से हैं? अल्काइल, फिनाइल, हैलोजन्स, हाइड्रोक्साइड, एल्कोक्सी, अमाइनो, एनिलीन एक्सेट्रा। मतलब ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो और जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा सेकंड सब्स्टिट्यूएंट उनको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर करें। इसका रीज़न हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की। दिस ग्रुप्स डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप्स टू मेटा पोजीशन। मतलब अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन में तो ये इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करेंगे। वे कौन से ग्रुप होते हैं? ट्राइअल्काइल अमोनियम आयन, नाइट्रो, साइनो, एल्डिहाइड, कीटोनिक, कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक एसिड। अब हम इस चीज़ को एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे फिनोल होता है, बेंजीन में पहले एक हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूएंट OH कर दिया तो फिनोल बन जाता है। अब उसको HNO3 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाता है। मेजर प्रोडक्ट इज ऑर्थो, माइनर प्रोडक्ट इज पैरा। सो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बनाता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा था, हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। ऐसे ही अगला एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप है तो ये पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, तो ये मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनाएगा अगर HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो। इन शॉर्ट, सब्सटेंट्स विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स डबल या ट्रिपल आर यूजुअली मेटा डायरेक्टिंग एंड अदर आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। मतलब जिन सब्सटेंट्स में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उन वे डायरेक्ट हम कह सकते हैं मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो इसके अलावा बच गए सिंगल बॉन्ड वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय स्टडिंग ऑल द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ओरिएंटेशन जो इफेक्ट होता है, जैसे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, उसको एक्सप्लेन किया गया है कि वाई ए पार्टिकुलर ग्रुप इज ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग, कि पार्टिकुलर ग्रुप ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है। तो डिस्कस करते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ऑल द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कैन डोनेट और रिलीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट द हैलोजन एटम। जितने भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं या रिलीज़ कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन इसमें एक्सेप्शन केस है। फॉर एग्जांपल अल्काइल ग्रुप हैज़ पॉजिटिव इफेक्ट। हम इसको एग्जांपल देके आप समझाते हैं कि अल्काइल ग्रुप क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है इसका, इंडक्टिव इफेक्ट। सो लेट अस स्टडी सम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोफाइलेट, ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन ऑफ टोल्यूम। मतलब अब हम इस चीज़ को समझें कि ऐसा क्यों है कि ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग क्यों है। इसको समझने के लिए हम इसके
कार्बोकैटाइन या रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे। बेंजीन पर CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसको हम टोल्यून बोलते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं हम तीनों स्ट्रक्चर बना के देखेंगे इसमें, ऑर्थो, पैरा और मेटा। तो पहले जब CH3 ग्रुप अटैच है तो ये एरो देखिए, CH3 टू बेंजीन डायरेक्ट कर रहा है, मतलब क्या है, CH3 अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैच होता है तो एक बॉन्ड ब्रेक होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अपना अटैच कर लेता है और एक कार्बोकैटाइन क्रिएट कर देता है। सो ऑर्थो अटैक में आप देख सकते हैं इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पर अटैच है, सिर्फ कार्बोकैटाइन और डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं पैरा अटैक की। अब पैरा अटैक में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पैरा पोजीशन पर अटैक करता है, तो फिर इसके अंदर जो कार्बोकैटाइन क्रिएट होता है वो उसी हिसाब से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर 4, 5 एंड 6। अब बात करते हैं मेटा अटैक की, मतलब इसमें इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर अटैक करता है। इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, 7, 8, 9। पर हम देखा जाए तो CH3 एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्काइल ग्रुप हैज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, सो इट डिस्पर्स द पॉजिटिव चार्ज एंड दस स्टेबलाइज द कार्बोकैटाइन। अल्काइल जो ग्रुप होता है उसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और यह कार्बोकैटाइन को स्टेबल करता है। मतलब कार्बोकैटाइन पॉजिटिव चार्ज और CH3 पॉजिटिव चार्ज अल्काइल ग्रुप, तो ये स्टेबल होता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता तो रिएक्शन होती है और अनस्टेबल हो जाता, पर दोनों ही पॉजिटिव है तो ये स्टेबल होता है। दिस इफेक्ट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ स्ट्रक्चर 1 and 5 एज पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड ऑन द कार्बन एटम टू विच मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड। अब आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर 1 और 5 देखिए, इसके अंदर कार्बोकैटाइन जो है उसी कार्बन पर अटैच है जिस पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो एक ही कार्बन पर 2 पॉजिटिव ग्रुप अटैच हो गए तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और वे कौन से अटैक पर है? ऑर्थो एंड पैरा अटैक पर। सो द स्ट्रक्चर 1 and 5 रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑर्थो एंड पैरा अटैक आर मोर स्टेबल देन द रिजल्टिंग फ्रॉम मेटा अटैक। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि 1 और 5 स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हुए एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अक्कर फास्टर इन टोल्यून देन इन बेंजीन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोल्यून के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्टर होता है एज कंपेयर टू बेंजीन, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल को मदद मिलेगी अपने आप को अटैच करने में, सब्स्टिट्यूट करने में। अब इसके अंदर हम पढ़ रहे थे हैलोजन एक्सेप्शन केस होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में। क्यों होता है? हैलोजन हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब हैलोजन का तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं वे, पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इनका जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, पर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन द इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर द रेजोनेंस इफेक्ट। पर ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसी कारण जो इसका इंडक्टिव इफेक्ट है वो रेजोनेंस इफेक्ट से हैवी पड़ता है, प्रीडोमिनेट करता है। सो द ओवरऑल रिएक्शन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बट वी कैन से दैट हैलोजन आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सो हैलोजन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुए, पर ओरिएंटेशन के हिसाब से हैलोजन जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अब हम बात करते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। जो ग्रुप्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या ग्रुप को मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करते हैं। क्यों डायरेक्ट करते हैं वो हम अभी स्टडी करेंगे। ऑल द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। जितने मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब नेगेटिव चार्ज होते हैं। दे हैव बोथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट, मतलब पूरे इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों उनका नेगेटिव होता है। इनके एग्जाम्पल
NO2 CN COH CHO SO3H एक्सेट्रा। हम NO2 नाइट्रो ग्रुप की देखते हैं, नाइट्रोबेंजीन। अब पहले हम इसका देखते हैं ऑर्थो अटैक। जब नाइट्रो ग्रुप अटैच है, ये एरो बेंजीन टू नाइट्रो की ओर डायरेक्ट कर रहा है, मतलब नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैक करता है तो कार्बोकैटायन क्रिएट होता है। स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ऑर्थो अटैक। अब पैरा अटैक में देखें, सो इसके भी 3 स्ट्रक्चर होते हैं, देख सकते हैं आप। सो अब बात करते हैं मेटा अटैक की। मेटा अटैक में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पर अटैक करता है। सो इसके भी 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। पर जैसे हमने वहाँ देखा था कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग था, तो वहाँ पर पॉजिटिव इकट्ठे हुए थे तो वे हाईली स्टेबल थे। पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मेटा ग्रुप, नेगेटिव चार्ज, तो जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा होगा वो अनस्टेबल होगा, वहीं रिएक्ट करेगा सबसे ज़्यादा। तो स्ट्रक्चर 3 एंड 5 को देखिए। इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप NO2 है तो नेगेटिव, पर यहाँ पे उसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकैटायन आ गया, जहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है। सो उस कार्बन पर एक तो पॉजिटिव ग्रुप अटैच है, एक नेगेटिव ग्रुप अटैच है, तो वे आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। स्ट्रक्चर 3 एंड 5 आर हाईली अनस्टेबल एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप इज लिंक्ड टू द कार्बन एटम कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज। सो सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट्स फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा अटैक आर रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ओनली 2 स्ट्रक्चर। सो अगर ये हाईली अनस्टेबल हुए और रिएक्ट कर जाते हैं तो ऑर्थो एंड पैरा के सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर हुए और मेटा के 3। तो हम यही देखते हैं कि किसके सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऑर्थो, मेटा या पैरा अटैक। जिसके सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं हम वही डायरेक्टिंग ग्रुप करते हैं, अगर स्ट्रेट भाषा में बोला जाए तो। So less stable than the sigma complex resulting from the meta attack, which is a resonance hybrid of 3 contributing structure. मेटा हाइब्रिड में 3 स्ट्रक्चर है और ऑर्थो पैरा में 2, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल अकर स्लोली इन नाइट्रोबेंजीन देन इन बेंजीन। सो एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो रिएक्शन स्लोली होगी नाइट्रोबेंजीन में देन इन बेंजीन, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अटैच हो गए 2 तो स्टेबलाइज हो जाता है। वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रोफाइल आने के लिए इजी रहता था। तो ये हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन ओरिएंटेशन और थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन। थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन इन्होंने बेसिकली यही बताया कि कोई भी ग्रुप मेटा, ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग क्यों है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन रिएक्टिविटी, कि हम जो सब्सटेंस वहाँ पर अटैच कर रहे हैं बेंजीन में, उसका बेंजीन की रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एक्सेप्ट अल्काइल एंड फिनाइल कंटेन्स 1 or more पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम एंड दीज इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब क्या है कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एक्सेप्ट अल्काइल एंड फिनाइल, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो एक इनको ऐसा भी कंपाउंड चाहिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो बेंजीन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। Hence the benzene ring gets activated for further electrophilic substitution. So all the ortho and para directing groups except halogen are activating groups. तो इसी वजह से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है एक्सेप्ट हेलोजन, क्योंकि हेलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है।
मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इन देम विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग एंड डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वे मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनमें, सो वे बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। तो किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी एंड हेंस डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी और वहाँ पर बेंजीन रिंग की फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैपेसिटी घट जाएगी। सो ऑल द मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो हम मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप्स को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं क्योंकि वो उसकी रिएक्टिविटी को घटा देता है पहले से, जहाँ बेंजीन ओरिजिनल होता है उससे रिएक्टिविटी घट जाती है मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप्स अटैच होने के बाद। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी की। द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मतलब कि डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट। मतलब कि सब्स्टिट्यूशन होने से पहले मतलब ग्राउंड स्टेट और सब्स्टिट्यूशन होने के बाद ट्रांजिशन स्टेट, इनके एनर्जी में क्या क्या डिफरेंस आया। सो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन रिंग। तो रेट इस बात पर डिपेंड करता है कि बेंजीन रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इफ द रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब रिंग बेंजीन जो है अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इज फास्टर। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैच फास्टर होगा। जैसे कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में होता है, वे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, एक्सेप्ट करती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एक्सेप्ट फास्टर होता है। और इफ द रिंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज द अटैक इज स्लोअर। जैसे मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वे नेगेटिव चार्ज होता है तो बेंजीन को पॉजिटिव चार्ज होना पड़ता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है स्लोअर। सो एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट विल एक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट विल डीएक्टिवेट इट। सो जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, will activate the aromatic ring while an electron withdrawing group meta group will deactivate it। ये हमने जो स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो बेंजीन रिंग नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक के लिए ये एक्टिवेटेड है बेंजीन रिंग। और वहीं पे ही अगर एक्स ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्स, तो बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है। मतलब एक तो ग्राउंड स्टेट में था, पहले था बेंजीन, उससे अब जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट है वो डीएक्टिवेटेड है, रिएक्टिविटी कम हो गई है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स लाइक OH, NH2, CH3, मतलब कि हाइड्रोक्सी हुआ, मिथाइल ग्रुप हुआ, ये ग्रुप है रिलीज इलेक्ट्रॉन इनटू द रिंग एंड मेक इन इलेक्ट्रॉन रिच। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, सॉरी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं इनटू द रिंग एंड मेक इन इलेक्ट्रॉन रिच। वो रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है रिलीज करते हैं, एंड हेंस एक्टिवेट्स द रिंग टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, और जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। और वहीं पे मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप्स विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग एंड मेक इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप्स वही है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर देते हैं बेंजीन से और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते हैं, हेंस डीएक्टिवेट द रिंग टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।